हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका। आज की हमारी जो पहली क्लास है व्यापम की, मैं आपको इसमें हिंदी जो आपका नॉन टेक सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके बारे में हम लोग ये क्लास शुरू करने वाले हैं आज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो पेपर है 200 नंबर का, उसमें से 100 मार्क्स जो है वो आपके नॉन टेक के सिलेबस के हैं, जिसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन बना करके दिया गया है और उन सब्जेक्ट्स से 100 मार्क्स के क्वेश्चन या 100 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ये जो नॉन टेक वाला सेक्शन है आपका 100 मार्क्स का, इसमें से एक खंड लैंग्वेज वाला है, एक पोर्शन। और लैंग्वेज में दो लैंग्वेजेस आपको पढ़नी है, पहली है हिंदी और दूसरी है इंग्लिश। व्यापम जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि सब इंजीनियर्स को इन दो भाषाओं का एक मूलभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, इसीलिए आपके नॉन टेक के सिलेबस में दो लैंग्वेजेस डाली गई है, पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश। आज की हमारी जो पहली क्लास है इसकी शुरुआत हम हिंदी से कर रहे हैं। ठीक है, आपको इन 100 में से लगभग 14 नंबर की हिंदी पूछी जाने वाली है, आप लोग जानते ही होंगे। तो 14 प्रश्न कम से कम, या मतलब लगभग 14 प्रश्न आप मान के चलिए कि आपको हिंदी से पूछे जाने वाले हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। हमारी कोशिश ये रहेगी इस क्लास के दौरान कि ये 14 के 14 नंबर आपको मिल जाए। अगर हम 14 का टारगेट लेके चलेंगे तब 12 तक नंबर लाएंगे, लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा इन कक्षाओं के माध्यम से कि हम हिंदी वाले जो 14 नंबर है इनमें से एक भी अंक गवाए नहीं, सारे के सारे नंबर हमको फुल मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश रहेगी। क्लास शुरू होने से पहले ही, क्योंकि पहली क्लास है, तो मैं थोड़ा आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं, उसके बाद हम सिलेबस में चलेंगे अंदर। पहली बात ये हिंदी के विषय में मैं बता रहा हूं कि अगर आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, कुछ भी मीडियम रहा हो आपका स्कूलिंग के दौरान या कॉलेज के दौरान, आप उस बात को पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है। अगर इंग्लिश है तो मुझे हिंदी में समस्या आएगी, या हिंदी है तो मैं कोई पहले से ही हिंदी जानता हूँ। दोनों ही बातें हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप चिंता से घिरे होंगे कि भाई मुझे तो हिंदी आती नहीं है, कैसे मैं मैनेज करूंगा। और अगर आपका मीडियम हिंदी रहा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो हिंदी आती ही है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। दोनों ही बातें गलतफहमियां हैं। अगर किसी का मीडियम इंग्लिश रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ये 14 नंबर में से ज्यादा नंबर ला नहीं पाऊंगा, तो उसकी सोच भी गलत है। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं इनमें मैं आपको एकदम बेसिक से उठाऊंगा, जीरो से, बल्कि माइनस से शुरू करेंगे। और जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हिंदी में दिए हुए हैं उन सबकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, एक समझ विकसित करेंगे। रटने पर हमारा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि रटी हुई चीज को आप भूल जाते हो, है ना। अगर आप कंसेप्ट को पकड़ोगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये रटने की चीज है, लेकिन अभी आपको क्लासेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि ये रटने की चीज नहीं है, ये भी गणित की तरह है जिसमें हर चीज का एक कंसेप्ट है, एक नियम है। भाषा में भी सारी चीजें नियम से बंधी हुई है, सारी चीजें जो है वो रूल्स के हिसाब से चलती है। बस फर्क ये होता है कि हमको उन रूल्स के बारे में पता नहीं होता उसके बारे में। ठीक है, तो हम सारी चीजों को समझ कर पढ़ेंगे, ना कि रटेंगे। इसलिए अगर आपके दिमाग में ये बात है कि इसको रटना पड़ेगा तो आप उसको निकाल दीजिए। हर चीज के बहुत क्रिस्प, बहुत डेफिनेट रूल्स हैं, हम उन रूल्स के आधार पर हिंदी को समझेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा मीडियम इंग्लिश है, मुझे नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि इन क्लासेस के एंड होते होते आप इस कंडीशन में पहुंच जाओगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाओगे हिंदी वाले सेक्शन से। दूसरा, अगर किसी का मीडियम हिंदी रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो 14 नंबर पूरे ले आऊंगा, तो वो भी गलत है। क्योंकि आप स्कूल में जो हिंदी पढ़ते हैं वो बहुत अलग होती है, और यहाँ पर जो हिंदी आपसे पूछी जाती है उसमें जो चीजें आती है वो रटने की नहीं होती, समझ पर आधारित रहती है।
और हिंदी हम लोग जब स्कूलिंग में हिंदी पढ़ते हैं तो वहां पर हम प्रश्नोत्तर याद कर लेते हैं, कुछ पर्यायवाची विलोम याद कर लेते हैं, कुछ और चीजें जो किताब में या गाइड में लिखी रहती है, कॉपी में हमको लिखवाई जाती है, उसको याद कर लेते हैं और एज इट इज जो है एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता होता है कि मुझसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे और मुझे यही रटा हुआ उत्तर वहां पर लिख कर आना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता, वहां पर प्रश्न रिपीट नहीं होते, आपको पता नहीं होता कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको केवल एक टॉपिक की समझ विकसित करनी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, और कोई भी प्रश्न फिर पूछा जाए तो आप उसको हल कर पाते हैं अगर आपको वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर है कंसेप्चुअल लेवल पे, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है तो भी आप गलत है। अभी आप कोई क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, आपसे शायद सवाल नहीं बनेंगे, है ना, भले ही आपका मीडियम हिंदी रहा हो या आपने हिंदी पढ़ी हो, तब भी आपसे सवाल नहीं बन पाएंगे अगर जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं। तो दोनों ही बातें दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले हिंदी का थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूं कि आपके हिंदी के सिलेबस में हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। जो व्यापम सब इंजीनियर का सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है हिंदी भाषा के अंतर्गत। देखिए, वैसे तो हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। आप अगर व्यापम की दूसरी एग्जाम्स देखें जो सिविल एग्जाम्स होती हैं, जैसे एसआई के लिए होती है या दूसरी एग्जाम्स होती है, उसमें हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत व्यापक है। उसमें कविता वाला खंड, जिसको काव्य खंड बोलते हैं, वो भी शामिल होता है। लेकिन सब इंजीनियर की जो एग्जाम है उसमें हिंदी में केवल व्याकरण खंड शामिल है, व्याकरण या भाषा खंड जिसको हम बोलते हैं, व्याकरण या भाषा खंड शामिल है। इसमें काव्य से रिलेटेड टॉपिक शामिल नहीं है, इसलिए आपका ये लोड खत्म हो गया। हमें काव्य से जुड़े हुए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे हमें रस नहीं पढ़ना, हमें छंद नहीं पढ़ना, हमें अलंकार नहीं पढ़ना, हमें काव्य के भेद नहीं पढ़ना, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें हिंदी कविता से जुड़ी हुई चीजें नहीं पढ़ना, केवल और केवल हिंदी भाषा का व्याकरण और भाषा से जुड़े हुए मूलभूत अवधारणाएं, भाषा से जुड़ी हुई मूलभूत संकल्पनाएं हमें पढ़ना है, ठीक है। तो व्याकरण और भाषा खंड ही आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम व्याकरण या भाषा खंड में देखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं बेसिकली, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूं जो आपके सिलेबस में, मतलब सारी टॉपिक्स बताता हूं जो सिलेबस में है और हमें पढ़ना है। देखिए, भाषा जो है, सबसे पहले आप ये समझिए कि हिंदी जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऐसा लगता होगा कि भाई हम तो हिंदी में बात करते ही हैं तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, जो भी सवाल आएगा हम कर ही लेंगे क्योंकि हम तो बात ही हिंदी में कर रहे हैं, हम हिंदी जानते ही हैं। ऐसा नहीं है। दो चीजें होती है, हिंदी जो है वो एक भाषा तो है ही है, लेकिन हमें हिंदी का अध्ययन करना है एक विषय के रूप में। भाषा के रूप में तो करना ही है, लेकिन भाषा को किस रूप में पढ़ना है, हमें एक विषय के रूप में पढ़ना है। इन दोनों बातों में अंतर है। भाषा का मतलब क्या होता है, जो हम हमारे भाव और विचार के आदान प्रदान का माध्यम है, भाव या विचार के आदान प्रदान का माध्यम है, वो हमारी भाषा है। इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं है। अगर मेरे दिमाग में कोई बात आएगी और मुझे आपको बताना होगा तो मेरे पास जरिया क्या है बताने का, भाषा। मैं बोलकर आपको बताऊंगा या लिखकर बताऊंगा। तो भाषा का मतलब होता है कि मेरे दिमाग में या मेरे मन मस्तिष्क में जो भी भाव, जो विचार आ रहा है, उसके अभिव्यक्त करने के लिए मुझे जो माध्यम चाहिए वो भाषा होती है। जब तक भाषा नहीं होगी मेरे पास, मैं अपने मन के विचारों को आपको नहीं बता पाऊंगा और आपके मन के विचार आप मुझे नहीं बता पाओगे। उसके लिए जो ब्रिज है हमारे पास वो भाषा है, ठीक है। तो भाषा तो है ही है। तो हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। भाषा का मतलब विचारों के आदान प्रदान का एक जरिया है। लेकिन हमें हिंदी भाषा का अध्ययन यहाँ किस रूप में करना है, एक विषय के रूप में करना है, एक सब्जेक्ट के रूप में करना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि जब भी आप किसी चीज को विषय के रूप में पढ़ते हैं तो आप उसके सारे अंदरूनी पक्षों को समझते हैं, उससे जुड़े हुए नियमों को समझते हैं, नियमों की समझ। जब आप किसी चीज के या किसी भी चीज के नियमों को समझते हैं, उससे जुड़े हुए आंतरिक पक्षों को समझते हैं, तो वो एक विषय बन जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप लोग जो है
मान लो कि यहां पर मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, यहां मैं चल रहा हूं, ठीक है। हम जो भी काम करते हैं उसमें भौतिकी के कुछ नियम लगे हुए हैं, लेकिन हम जब तक उसका अध्ययन नहीं करते हम उसको विषय नहीं मानते। आपके शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, आप सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना पच रहा है, शरीर के अंदर कई सारी परिघटनाएं चल रही है। तो वो क्या है, सामान्यतः हमारा शरीर काम कर रहा है। जब हम इन सारी चीजों को पढ़ने लगते हैं कि श्वसन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, कैसे शरीर के अंग कार्य करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, विषय बन जाता है। ठीक है, धूप आती है, बारिश होती है, सर्दी आती है, ऋतुएं बदलती है, मानसून आता है, हम सारी चीजें देखते हैं कि अब गर्मी आ गई, अब धूप आ गई, अब बारिश आ गई, मानसून आ गया। तो ये तो जनरली चीज चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विषय बन जाएगा। तो एक सामान्य चीज और विषय में क्या अंतर होता है? सामान्य चीज का मतलब होता है कि हम केवल उसके एक दर्शक बने हुए हैं, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदरूनी पक्षों को नहीं समझ रहे। हम उस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब इसको नहीं समझते तो वो सामान्य चीज है। जैसे हिंदी में हम सब आपस में बात करते हैं, हम लोग व्याकरण के नियम के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग टेंस का प्रयोग करते हैं लैंग्वेज में, हम लोग कारकों का प्रयोग करते हैं, हम लोग संज्ञा का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, विशेषण का, मैं जो बोल रहा हूँ सब बोल रहा हूँ, इसमें संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, भाषा के नियम भी है, काल भी है, वचन भी है, लिंग भी है, सब कुछ है। भाषा के सारे नियम इसमें चल रहे हैं जो मैं बोलते जा रहा हूं, लेकिन ये क्या है, सामान्यतः मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इन सभी चीजों को समझने लगूंगा, अर्थात जब मैं इन सारी चीजों के पीछे के नियमों के बारे में एक समझ विकसित करूंगा, इससे जुड़े हुए अंदरूनी पक्षों को समझने की कोशिश करूंगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, विषय बन जाएगा। विषय का मतलब होता है कोई भी सामान्य चीज जो आप जनरली देख रहे होते हो, उसके भीतर के, उसके पीछे के, उसके अंदर के नियमों को समझना कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, तो वो विषय बन जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मानसून आता है तो हम लोग देखते हैं कि पानी बरस रहा है, ठीक है, इसी मौसम में मानसून आएगा, जुलाई अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में। लेकिन जब आप उसको समझोगे कि कहां से पवनें उठती है, किस तरह से वो पवनें भारत में प्रवेश करती है, किस तरह से पानी मतलब कहां पर टकराती है, कैसे बारिश होती है, तो क्या बन जाएगा, विषय बन जाएगा। ठीक है, हजारों चीजें हजारों साल से ऊपर से नीचे जमीन पे गिरती रहती है। ठीक है, आप कोई भी चीज अगर ऊपर उछालोगे तो वापस जमीन पे आएगी ही आएगी। लेकिन न्यूटन ने उसके पीछे का कारण खोज लिया कि भाई जो सेब है वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं रह गया, तो वो क्या बन गया, फिजिक्स बन गया, विषय बन गया। तो किसी भी सामान्य परिघटना के पीछे के नियमों को और उससे जुड़े हुए अंदरूनी पक्षों को समझकर जब हम उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, विषय बन जाता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि हिंदी वैसे तो भाषा है, हमारे विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है, किंतु ये हवा में काम नहीं करती, ये रैंडमली काम नहीं करती, इसके काम करने के पीछे बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम काम करते हैं। भाषा के संरचना, उसकी बनावट, उसके प्रयोग का तरीका, उसको वापरने का तरीका, इसके पीछे बहुत सारे नियम काम करते हैं। हम जिन नियमों को जानते नहीं है लेकिन हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उन नियमों को जब हम समझेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, विषय बन जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, विषय। और हमें यहाँ पर हिंदी का अध्ययन एक विषय की तरह करना, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं, उससे जुड़े हुए नियमों को समझना, तो हमारा विषय बन जाएगा। आप लोग वैसे भी, जैसे आप मान लो कि आप हमेशा सही ही हिंदी बोलते हैं, लगभग हिंदी सही बोलते हैं, थोड़ा बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन टेंस हम लोग सही बोलते हैं, कारक सही बोलते हैं, वचन सही बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को हमको समझना होता है, तो वो हमारा विषय। तो हमेशा हमें याद रखिए कि जब भी हम किसी चीज को विषय के रूप में पढ़ते हैं, तो हम उसके अंदर से ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे जुड़े हुए नियमों और अंदरूनी पक्षों को समझते हैं, तो वो विषय बन जाता है। ठीक है, चाहे वो भाषा है। और हिंदी जो है वो तो हमारी बोलचाल की भाषा होने के साथ साथ हमारी राजभाषा भी है। हिंदी जो है वो हमारे संघ की यानी कि केंद्र की राजभाषा भी है, और हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है उस राज्य की राजभाषा भी है। ठीक है, एक तिथि बहुत महत्वपूर्ण है,
14 सितंबर 1949, 14th ऑफ सितंबर 1949। इस तारीख को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी, संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को। ये वो समय है जब हमारी संविधान सभा देश के संविधान का निर्माण कर रही थी। भारत जो है 1947 में आजाद हुआ, 1946 से ही हमारी संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही थी और उसने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर जो है आपको पता होगा हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो हिंदी न केवल हमारे बोलचाल की भाषा है बल्कि वो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और हमारे राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, मध्य प्रदेश की। वो हमारे संघ की यानी केंद्र की भी राजभाषा है और हमारे राज्य यानी कि मध्य प्रदेश की भी राजभाषा है। तो उसके दो रूपों में महत्व है, एक बोलचाल की भाषा के रूप में और मतलब संपर्क भाषा जिसको हम बोलते हैं, बोलचाल की यानी संपर्क भाषा के रूप में, और दूसरा उसका महत्व जो है वो राजभाषा के रूप में। ठीक है, अब हम आते हैं आपके सिलेबस पे। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं उनको मैं यहां पर थोड़ा सा सूचीबद्ध करके लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक टॉपिक जिसको वर्णमाला बोलते हैं, वर्णमाला या वर्ण विचार भी इसको कहा जाता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन इसे पढ़े बगैर आप आगे के टॉपिक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि हमारी भाषा की जो सबसे बेसिक इकाई है वो क्या है? वर्ण है। वर्ण से मिलकर ही शब्द बनते हैं और फिर शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं अंततः। तो हमारी भाषा की जो सबसे मूलभूत इकाई है वो वर्ण है। ठीक है, इसीलिए हमें इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, कैसे वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, कैसे शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी आपको केवल एक बेसिक बात बता रहा हूं कि हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जब तक आप वर्ण नहीं पढ़ते आपको शब्द समझ में नहीं आएगा, शब्द नहीं पढ़ते तब तक वाक्य समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा वर्णमाला या वर्ण विचार। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन न भी आए तो जो आगे के टॉपिक है उनको समझने के लिए इसे पढ़ना जरूरी है। जैसे जब तक आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं सीखते तब तक आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं सीख सकते, सीधी सी बात है। जोड़ घटाव सीखे बिना आप गुणा भाग नहीं कर सकते। उसी तरह वर्णमाला पढ़े बगैर आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। संधि को समझने के लिए आपको वर्णमाला को पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग या प्रत्यय को समझने के लिए भी आपको वर्णमाला को पढ़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किए बिना आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ घटाना सीखे बगैर आप गुणा भाग नहीं कर सकते, वैसे ही बिना वर्णमाला पढ़े आप आगे की चीजें नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन न भी पूछे जाए तो आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है। अगर मैं वर्णमाला की बात करूं तो वर्णमाला के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे मूलभूत चीज है भाषा की, वर्ण। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है। वर्णमाला के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा शब्द निर्माण। वर्ण से बड़ी इकाई क्या होती है? शब्द। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? शब्दों का बनाना, शब्दों का निर्माण कैसे होता है वो सीखेंगे। शब्द निर्माण में हमारे पास संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक है। 4 तरीके हैं जिनसे शब्द निर्माण किया जाता है। अगर आपको शब्द बनाना है तो नए शब्द 4 तरीकों से बनते हैं, संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। ये 4 अलग अलग तरीके हैं जिनसे शब्दों का निर्माण हिंदी में होता है। तो इन चारों को हमें पढ़ना है, और चारों में तरीका अलग है शब्द बनाने का।
चारों में तरीका अलग है। जैसे संधि में एक खास तरीके से शब्द बनता है, समास में एक दूसरे तरीके से नया शब्द बनता है, उपसर्ग में तीसरे तरीके से और प्रत्यय में चौथे तरीके से। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कोई शब्द है, उसके आगे अगर आप कुछ जोड़ दो तो नया शब्द बन जाता है, वो उपसर्ग है। अगर कोई शब्द है, उसके पीछे अगर आप कोई नया शब्द जोड़ दो तो नया शब्द बन जाता है, वो प्रत्यय है। जैसे मैंने सफल के आगे अ लगा दिया तो असफल बन गया, सफल के आगे ता लगा दिया तो सफलता बन गया। अब मैंने सफल शब्द से दो नए शब्द बना लिए, एक असफल और एक सफलता। पहले वाले में अ आगे जोड़ा, दूसरे वाले में ता पीछे जोड़ा। तो ये जो आगे जुड़ता है ये उपसर्ग और जो पीछे जुड़ता है ये प्रत्यय, और नया शब्द बन ही गया। सफल से असफल नया शब्द बना और दूसरे मामले में सफल से सफलता नया शब्द बना। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं नए शब्द के निर्माण के। हिंदी भाषा में चार तरीकों से शब्दों का निर्माण होता है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन चारों को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है वर्णमाला या वर्ण विचार, दूसरा है शब्द निर्माण। तीसरा, अगर हमने शब्द का निर्माण कर लिया, हमने शब्द बना लिया, तो फिर तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, शब्द के भेद, कितने तरह के शब्द होते हैं। शब्द का निर्माण कर लिया, फिर हम क्या देखेंगे, हमारे पास कितने अलग अलग तरह के शब्द हिंदी में है, उसको हम बोलते हैं शब्द के भेद। ठीक है, तो शब्द के भेद की अगर हम बात करें तो अलग अलग आधारों पर शब्द भेद किए गए हैं। 3-4 आधार हैं जिन पर हम शब्द भेद को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला जो आधार है वो है रचना के आधार पर या निर्माण के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार या निर्माण के आधार पर 3 तरह के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये 3 तरह के शब्द होते हैं रचना के या निर्माण के आधार पर। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब जिनको आप तोड़ नहीं सकते। यौगिक ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिनको आप 2 शब्दों में तोड़ सकते हो, वो अभी अपन बाद में समझेंगे। ठीक है, रचना या निर्माण के आधार पर 3 तरह के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद स्त्रोत के आधार पर, स्त्रोत या जिसको उत्पत्ति बोलते हैं, स्त्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर 5 तरह के शब्द बेसिकली होते हैं। उनमें से 2 महत्वपूर्ण है, तत्सम और तद्भव। अगर शब्द जो है वो संस्कृत से आया है और ज्यों का त्यों है तो वो तत्सम कहलाता है, और अगर वो बदल गया है तो तद्भव कहलाता है। इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो भाषा है हिंदी, वो मूलतः संस्कृत से बनी हुई है। हमारे पास ज्यादातर शब्दावली भी संस्कृत से है, और संस्कृत के शब्द हमारी भाषा में बहुतायत में प्रचुरता में हमको मिलते हैं, क्योंकि हमारी भाषा मूलतः संस्कृत से ही बनी है, हिंदी। ठीक है, तो जो संस्कृत के शब्द एज इट इज हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो थोड़ा बिगड़ के, थोड़ा रूप बदल करके आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे हस्त से हाथ बन गया है, नासिका से नाक बन गया है, तो ये तद्भव है। लेकिन अगर एज इट इज है, जैसे धर्म है, कर्म है, तो ये पाप है, पुण्य है, ये सब क्या है, ये तत्सम है जो एज इट इज आ गए। और जिनका रूप थोड़ा बदल गया, जैसे हस्त से हाथ, जैसे नासिका से नाक, ये तद्भव हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 और तरह के शब्द होते हैं, देशज और विदेशज। हमारी भाषा में बहुत सारे विदेशी भाषा के भी शब्द हैं। हिंदी में फारसी के हैं, अरबी के हैं, उर्दू के हैं, मतलब आपके अंग्रेजी के हैं, वो सब विदेशज। और देशज जो हमारी लोक भाषाओं के शब्द है, वो देशज शब्द है। और संकर, संकर का मतलब 2 अलग अलग परंपराओं से जुड़कर बने शब्द। शंकर नहीं है, संकर। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों को जोड़ करके क्या मिला दिया, रेलगाड़ी शब्द बन गया, तो वो संकर हो गया। ठीक है, तो रचना के आधार पे 3 तरह के शब्द, स्त्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पे 5 तरह के शब्द। उसके बाद है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी कई तरह के शब्द होते हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। उसके बाद आपके मुहावरे भी हम इसी में ले लेंगे। मुहावरे, कहावतें जिनको लोकोक्तियां कहा जाता है, ये भी हम इसी में ले लेंगे। फिर उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी इसी में ले लेंगे, जिसको हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके अलावा थोड़े और शब्द जिनको श्रुति संभिन्नार्थक बोलते हैं।
यानी जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन जिनके अर्थ अलग निकलते हैं। जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं उनको हम श्रुति समभिन्नार्थक कहते हैं। कुछ अनेकार्थी होते हैं। अनेकार्थी मतलब ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हैं, उनको अनेकार्थी बोलते हैं। तो ये सब हमें अर्थ के आधार पर पढ़ना है। अनेकार्थी जैसे एक शब्द मैंने लिखा उत्तर। अब देखो उत्तर जो है इसके कई अर्थ हैं। एक उत्तर का मतलब होता है आंसर, जवाब, मेरी बात का उत्तर दो। एक उत्तर का मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, मतलब उत्तर शब्द वही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। उत्तर का मतलब बाद में भी होता है, जैसे स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रता के बाद का। रामायण में जो अंतिम कांड है उसका नाम है उत्तर कांड। उत्तर कांड मतलब सबसे बाद वाला कांड, तो उत्तर का मतलब बाद में भी होता है। ठीक है, तो ये जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ निकले। जैसे वर्ण है, वर्ण का एक मतलब होता है रंग, एक वर्ण का मतलब होता है समुदाय, जिसको हम जाति बोल सकते हैं। बोलते हैं ना वर्ण व्यवस्था है, ये किस ब्रह्म शूद्र वर्ण का है या वैश्य वर्ण का है या क्षत्रिय वर्ण का है, तो समुदाय होता है। एक वर्ण का मतलब होता है रंग, गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है, मतलब रंग है। एक वर्ण का मतलब ये जो हम भाषा में जो अक्षर होते हैं इनको भी वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, भी वर्णमाला, इसमें क ख ग घ ये सब भी वर्ण है। तो ये वर्ण क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे अनेकार्थी शब्द श्रुति समभिन्नार्थक। श्रुति समभिन्नार्थक मतलब जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन जिनके मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो श्रुति समभिन्नार्थक होते हैं। जैसे नियत और नियत, नियत और नियत। अब देखो ये नियत है, ये नियत है, सुनने में एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। शब्द एक नहीं है, अलग है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। ये जो पहले वाला नियत है इसका मतलब होता है तय, मतलब जो कांस्टेंट है, होना ही है। नियत मतलब तय है पहले से। नियति आपने सुना होगा ना, डेस्टिनी को बोलते हैं नियति। नियति मतलब ऐसी चीज जो होना ही है, तय है। नियत है ना तय या निश्चित, इसको निश्चित भी आप बोल सकते हैं कि भाई ऐसी चीज जो तय है, जो निश्चित है कि जो होना ही है, उसको बोलते हैं नियत है। और एक है नियत। नियत का मतलब होता है आपका इंटेंशन, मंशा, आपका मंतव्य। बोलते ना इसकी नियत बहुत खराब है, आपकी नियत सही नहीं थी, आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए। नियत का मतलब आपका विचार या आपका मंतव्य, आपका इंटेंशन, वो नियत होता है। ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। बाकी आपको पता है ये पर्यायवाची मतलब एक जैसा अर्थ देने वाले पर्यायवाची, विलोम मतलब उल्टा अर्थ देने वाले, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे मान लो कोई आपको एक लंबा वाक्य दे दिया, उसकी जगह आपको एक शब्द लिखना है। ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया हो तो बोलेंगे विधवा। ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, उसका नाम विधुर बोलेंगे। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। इनको भी हम समझ के पढ़ेंगे, इनको सबको हम समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 5 तरह के शब्द, और अर्थ के आधार पर ये इतने तरह के शब्द हैं। अब चौथा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगली स्लाइड पे बता देता हूं, वो है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। यह अंतिम है, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। व्याकरण या प्रयोग के आधार पर कई तरह के शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, कुछ शब्द संज्ञा होते हैं, कुछ शब्द सर्वनाम होते हैं, कुछ शब्द विशेषण होते हैं, कुछ शब्द क्रिया होते हैं, कुछ शब्द क्रिया विशेषण भी होते हैं जिनको एडवर्ब्स आप लोग बोलते हो इंग्लिश में, कुछ शब्द वचन होते हैं, कुछ शब्द लिंग होते हैं, कुछ कारक या परसर्ग जिनको बोलते हैं, मिलते जुलते कारक परसर्ग होते हैं। ये तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, परसर्ग, ये सब जो है ये भेद है व्याकरण के आधार पर। ठीक है, यही से हम कर्ता को समझेंगे, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है ना, ये सब हम समझेंगे।
क्रिया क्या होती है। तो ये व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद है। जो व्यक्ति संज्ञा, अगर कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, उसको संज्ञा बोलेंगे। उसी की जगह कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो सर्वनाम कहलाएगा। ये सब हम समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं अभी कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। विशेषण क्या होते हैं, क्रिया क्या होती है, इनके सबके भेद हैं। संज्ञा जो है उसके 5 भेद है, सर्वनाम के भी कई भेद है, विशेषण के कई भेद है, क्रिया के बहुत सारे भेद है अलग अलग आधारों पर। तो इन सबको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इस सबको मिला करके हमारा शब्द खंड जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें सबसे पहले वर्णमाला पढ़ना है, क्योंकि भाषा की सबसे मूलभूत, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण मतलब लेटर्स, ठीक है। वर्ण के बाद, वर्ण से बड़ी इकाई क्या है, शब्द है। तो वर्ण के बाद हम किस खंड पे जाएंगे, शब्द खंड पे जाएंगे। शब्द में सबसे पहले क्या सीखेंगे, शब्द बनता कैसे है, शब्द का निर्माण। तो शब्द बनता कैसे है पहले ये समझेंगे। शब्द निर्माण के हिंदी में कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। एक तरीका है संधि, संधि के द्वारा हम शब्द बना सकते हैं। दूसरा तरीका है समास, समास के द्वारा हम शब्द बना सकते हैं। तीसरा तरीका है उपसर्ग, उपसर्ग के द्वारा हम शब्द बना सकते हैं। और चौथा तरीका है प्रत्यय। चारों को समझेंगे। अब हमने क्या किया, शब्द को बना लिया, उसका निर्माण कर लिया। फिर अगला चीज हम क्या पढ़ेंगे, शब्द कितने तरह के होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के शब्द हमारी भाषा में है। तो हम शब्द के प्रकार यानी शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द के प्रकार एक आधार पर नहीं, कई अलग अलग आधारों पर। रचना या निर्माण के आधार पर कि शब्द बना कैसे है। स्त्रोत के आधार पर मतलब आया कहां से है, उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न कहां हुआ है, संस्कृत में उत्पन्न हुआ है या संस्कृत में नहीं उत्पन्न हुआ, किसी विदेशी भाषा में उत्पन्न हुआ है, हमारे यहाँ अपनी लोक भाषाओं में उत्पन्न हुआ है, अलग अलग परंपराओं से मिलके बना है। तो उत्पत्ति या स्त्रोत का मतलब होता है कि शब्द आया कहां से है, हमारे देश में ही पैदा हुआ या विदेश में पैदा हुआ। देश में पैदा हुआ तो क्या संस्कृत में पैदा हुआ या हमारी देशी भाषाओं में, हिंदी मतलब जो हमारी लोक भाषाएं हैं उनमें पैदा हुआ। अगर संस्कृत में पैदा हुआ तो एज इट इज आ गया है, उसका स्वरूप बदल गया है, ठीक है। तो इस आधार पे हमको पढ़ना है। उसके बाद अर्थ के आधार पे कि भाई शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके आधार पर हमें कितने भेद पढ़ना है। और चौथा है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। व्याकरण या प्रयोग का मतलब होता है कि उसका व्याकरणिक स्टेटस क्या है। जब वो किसी वाक्य में आ रहा है तो वो किस रूप में आ रहा है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, व्याकरण के हिसाब से उसका क्या स्टेटस है, बेसिकली उसको हम बोलते हैं व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। व्याकरण या प्रयोग के आधार पर उसका क्या स्टेटस है। ठीक है। शब्द के बाद जो अगली चीज होती है वो होता है वाक्य। देखो वर्ण से सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से क्या बना, शब्द बना, शब्द से क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस, ठीक है। वर्ण मतलब आप समझ लो आपका लेटर, शब्द मतलब आपके वर्ड, और वाक्य का मतलब क्या हो गया, आपके सेंटेंस। क्लियर। अब देखिए, अब हम कहां पे आएंगे, वाक्य पे आएंगे। वाक्य में हमें क्या पढ़ना होगा, वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनते हैं जिसको हम वाक्य संरचना बोलते हैं, और वाक्य के भेद। वाक्य, वाक्य संरचना और वाक्य भेद, ठीक है ना। ये 3 चीजें हमको इसमें देखना रहेगी। वाक्य संरचना मतलब वाक्य कैसे बनता है। वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है, बीच में कौन से कारक जुड़ते हैं, कर्ता को क्रिया से कौन सा कारक जोड़ता है, क्रिया को कर्म से कौन सा कारक जोड़ता है, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाता है, वाक्य की संरचना। वाक्य कैसे बनता है, संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि आपने कहा कि मैंने खाना खाया, या मैं इंदौर जाता हूं, मैं इंदौर जाऊंगा या मैं इंदौर जा रहा हूं। राम ने रावण को मारा,
ये 2 वाक्य मैंने लिखे। अब देखो इसका है ना एक नियम है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि मारा रावण को ने राम, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते कि रावण मारा को राम ने, ऐसा भी नहीं लिख सकते। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जा हूं रहा इंदौर में, ऐसा भी नहीं लिख सकते। मैंने इसमें देखो हर चीज को एक निश्चित स्थान पे रखा है, अगर आप इसमें से किसी भी चीज का स्थान बदलोगे या कोई और परिवर्तन करोगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाक्य की संरचना है, ये एक नियम के आधार पे बनती है कि पहले मेरा क्या आएगा, कर्ता आएगा, ठीक है, उसके बाद मेरा कर्म आएगा, उसके बाद मेरी क्रिया आएगी। क्रिया और कर्म को जोड़ने के लिए कुछ खास तरह के कारक आएंगे, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो यहाँ ये जो ने है और को है ये कारक है। ने जो है वो राम के कर्ता होने को बता रहे हैं कि राम ने काम किया, और को जो है वो रावण के कर्म होने को बता रहे हैं कि उस पर काम किया गया, उसे मारा गया। अभी आपको ये बातें थोड़ी सी हो सकता है जटिल लगे, लेकिन मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं, मैं इसको बहुत डिटेल में आपको शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वाक्य की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। इसमें से आप किसी भी चीज का स्थान बदलोगे या ये कारक बदल दोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि राम ने रावण को मारा, राम में रावण को मारा तो गलत हो जाएगा। राम ने रावण पर मारा तो गलत हो जाएगा। राम पर रावण को मारा तो गलत हो जाएगा। राम ने राम के लिए रावण को मारा तो गलत हो जाएगा, मतलब अर्थ व्यंजित नहीं होगा ना वो वाला। तो आप ये सोचो कि है ना वाक्य की संरचना के कुछ नियम है, उसमें विभिन्न शब्दों को एक स्थान पर लगाने के नियम है, खास स्थान पर लगाने के नियम है, उसमें कारकों के नियम है जो कर्ता को कर्ता बताते हैं, कर्म को कर्म बताते हैं। तो वो पूरी जो संरचना है वाक्य की वो हम समझेंगे, केवल ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, हम समझेंगे इसको बहुत डिटेल में। मैं तो केवल आपको अभी एक उदाहरण बता रहा हूं। उसके बाद वाक्य के भेद, वाक्य के अलग अलग भेद होते हैं। कुछ वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, सरल है। कुछ वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, कुछ वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये संरचना की दृष्टि से भेद हो गए वाक्य के, संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। कुछ सरल वाक्य होते हैं, कुछ संयुक्त वाक्य होते हैं, कुछ मिश्र वाक्य होते हैं। ये संरचना की दृष्टि से भेद है। फिर कुछ अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, जैसे कुछ प्रश्नवाचक, ये मतलब प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं, है ना, कुछ आज्ञा सूचक होते हैं, कुछ विधेयवाचक होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के। जैसे अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो वो वाक्य आज्ञा सूचक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो प्रश्नार्थक है, नॉर्मल कोई बात कर रहे हो तो विधिवाचक है, विधिवाचक है। जैसे आपने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, ये सामान्य बात है, विधिवाचक है। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, ये आज्ञा सूचक है। क्या तुम भी खाना खाओगे, ये प्रश्नार्थक। ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं। तो फिर हम वाक्य भेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाक्य संरचना और वाक्य के भेद, भेद का मतलब होता है प्रकार, भेद का मतलब क्या होता है, प्रकार, टाइप्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर हम फिर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। और अंतिम टॉपिक जो है वो है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे मांगे जाएंगे, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें कई बार शीर्षक पूछा जाता है कि भाई ये जो आपको पैसेज दिया हुआ है इसका आपको टाइटल बताना है, आप क्या टाइटल रखोगे। तो हमको शीर्षक कैसे निकालना है वो पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कैसे आपको अपठित गद्यांश के क्वेश्चन हल करना रहता है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, आपको एक पैसेज दिया रहता है, उसी से आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंशन करके बताना रहता है। पर ये क्या है, एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन रहता है, इसमें बहुत बच्चे की तरह क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आप उसको कर सकते हो। इसमें टाइटल पूछा जाता है बहुत बार कि जो पैसेज है इसका शीर्षक आप क्या दोगे, तो वो टाइटल आपको कैसे डिसाइड करना है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी आप अपठित गद्यांश में सीखेंगे। इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना जो सिलेबस है वो हमको हिंदी में कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको एक आउटलुक मिल गया होगा कि हिंदी के पाठ्यक्रम में
हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहली बात तो ये सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे दूसरे एग्जाम्स में आता है एसआई वगैरह में, या जो सिविलियन एग्जाम्स होती है उनमें जो सिलेबस आता है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे ये एसआई वगैरह हो, उसकी तुलना में सब इंजीनियर में जो हिंदी का सिलेबस है वो छोटा है। अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें काव्य खंड भी है और इसमें भी बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं है ना। तो उसकी तुलना में ये सिलेबस छोटा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये आसानी से आपका जो टाइम है उसमें मैनेजेबल है। अभी आपके पास जो समय है अगस्त में जो टेंटेटिव डेट है आपका एग्जाम का, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त के भी आप 15 दिन मान लो, तो 3.5 महीने का आपके पास समय है। तो उससे बहुत कम समय में सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है प्रैक्टिस, हम इसकी बहुत ज्यादा फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उससे जुड़ी हुई प्रैक्टिस भी मैं आपको यहीं पर करवाता जाऊंगा। जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग जैसे संधि पढ़ेंगे। अब संधि मैंने आपको पढ़ा दी, नियम बता दिए, कुछ उदाहरण बता दिए, जैसे संधि के भेद पढ़ाए, भाई स्वर संधि पढ़ाई, व्यंजन विसर्ग पढ़ाई, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण मैंने बता दिए और नियम बता दिए कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। स्वर संधि में जैसे हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि भाई अगर दो स्वर हो तो वो मिलकर के, अगर समान मतलब एक ही जाति के हैं, जैसे अ और अ है, तो वो मिलकर के आ बना लेंगे। छोटा ई और छोटा ई है तो वो मिलकर के बड़ा ई बना लेंगे। आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, बड़े ई की ऐसे लगाते हैं। देखो उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड सारे नियम पढ़ा दिए, ठीक है। नियम पढ़ाने के बाद में क्या करूंगा, इसके एक एक के 5-5, 6-6, 7-7 उदाहरण बता दूंगा। जैसे अ प्लस आ के मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि या आ प्लस आ, अभी तो अ और आ का उदाहरण नहीं आ रहा, आ प्लस आ कर लो, इसका भी आ ही बनेगा। जैसे मैंने आपको बोला हिम प्लस आलय, ये मिलकर के बन जाएगा हिमालय, ठीक है। यहां पर मां के अंत में अ है, यहां पर आ है, दोनों ने मिलकर के आ की मात्रा बना ली इस तरीके से। जैसे छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के, छोटा ई और छोटा ई मिलकर के बड़ा ई बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि प्लस इंद्र, ये मिलकर के क्या बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। तो ये रवि में छोटा ई और ये इंद्र का छोटा ई, यहाँ का छोटा ई, यहाँ का छोटा ई मिलकर के क्या बन गया, बड़ा ई। ये बड़े ई की मात्रा लग गई इसमें, ठीक है ना। तो ये मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगा और नियम के साथ ही क्या बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा। और उसके बाद फिर आपको बहुत सारे उदाहरण करने के लिए दूंगा, प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल करते जाओगे उतना कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, 14 नंबर के लिए कितनी हुज्जत करनी है, ठीक है। अब हम विधिवत प्रवेश करते हैं अपने सिलेबस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, विधिवत प्रवेश करेंगे हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो आप अपनी कमर की पेटी बांध लें, मतलब कमर कस लें, कटिबद्ध हो जाएं, क्योंकि हमें हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम पूरे 14 प्रश्न जो है वो हल कर लें, ये टारगेट हमें लेके चलना है, ठीक है। और हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सीरियसली इसको पढ़ लोगे, थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे, तो ये पोर्शन जो है आपको स्कोर अच्छा करवा देगा, है ना। भले ही फिर आप जैसे इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है तो वहां आप थोड़ा बहुत अगर लैग भी करते हो तो हिंदी बैलेंस कर देगा। या जीएस जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे जीएस का जीके जिसको आप बोल रहे हैं, जीके का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, और उसमें आप कितना भी पढ़ो कम होता है। पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, पूरी पॉलिटी, कितना भी आप पढ़ लो कम है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ही छोटा सिलेबस है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही संक्षिप्त सिलेबस है, और अगर आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे तो कम मेहनत में ज्यादा अंक आ जाएंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं ना, कि कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट, कम एफर्ट में ज्यादा फायदा। तो हिंदी जो है वो वैसा ही है। आपको छोटा सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है, थोड़ा सा आप समझ विकसित कर लो, थोड़ा सा समझ लो चीजों को,
थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आओ, तो आप मैक्सिमम नंबर जो है इस खंड से ला सकते हो, ये आपको स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदी जो है वो है तो एक भाषा, लेकिन हमें इसका अध्ययन कैसे करना है, एक विषय के रूप में करना है। विषय के रूप में मतलब इससे जुड़े हुए नियमों को, इससे जुड़े हुए आंतरिक पक्षों को, इससे जुड़े हुए विभिन्न ऐसी चीजों को जिसके आधार पर हिंदी काम करती है, उसको समझना है, नियमों को समझना है। बेसिकली इससे जुड़े हुए नियमों और आंतरिक पक्षों को समझना है तो ये भाषा, किंतु इसे हमें समझना है, तभी ये विषय के रूप में अध्ययन करना कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाषा जो है वो क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, भाषा का मतलब होता है भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। मेरे दिमाग में कोई बात आई, मुझे आपको बताना है, मैं तब तक आपको कन्वे नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे पास भाषा नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो और आपके दिमाग में भी कोई बात है तो आप मुझे भाषा के माध्यम से ही बताएंगे। तो क्या है ये, भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। अब भाषा जो है उसके 3 स्वरूप होते हैं, भाषा के 3 स्वरूप होते हैं। मतलब ये कि मेरे दिमाग में अगर कोई बात आई तो मैं आपको 3 तरीकों से कन्वे कर सकता हूं। पहला तरीका तो बोलकर करूंगा, जैसे कि अभी कर रहा हूं। सबसे सामान्य तरीका जो ये है कि मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने आपको वाचिक रूप से बता दिया, बोलकर बता दिया, तो ये क्या हो गया, भाषा का पहला रूप, जिसको हम क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा, या जिसको आप वाचिक भी बोल सकते हो। वाचिक मतलब बोलकर, मौखिक मतलब मुंह से बोल के, मतलब मौखिक भाषा। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि भाई मैं बोल के नहीं बता रहा हूं, आपको लिख के बता दूं। चिट्ठी तो आजकल भेजते नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे आप लोग दिन भर चैट करते रहते हैं, इंस्टा पे भी चैट करते हैं, और आजकल लोग उस पे क्या है कि स्नैपचैट पे भी लोग चैट करते हैं। तो अब ज्यादा पॉपुलर तरीका क्या है, लिख कर, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिखित भाषा। तो भाई मेरे दिमाग में कोई बात आई तो मैं आपको दूसरा तरीका क्या है बताने का, लिख के बता दूं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं, इंस्टा पे मैसेज कर दूं, टेक्स्ट मैसेज कर दूं, तो वो लिखकर हो गया बात बताना। ठीक है, और तीसरा एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक भाषा या संकेत भाषा। संकेत का भाषा मतलब होता है आपके शरीर के जो आंगिक या दैहिक अनुभव से, है ना, आंगिक मतलब शरीर से, दैहिक, आंगिक या दैहिक, जिसमें हम एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको किसी को बुलाना है तो बोलेंगे ऐसे कर देंगे तो वो आ जाएगा। आपको कहना भाई माफी मांगना है तो आप ऐसे करेंगे, भैया कान पकड़ लो, मतलब माफी मांग रहे हो, है ना। तो संकेत भाषा का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। कई बार आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपका मूड समझ में आ जाता है। आप गुस्से में हो तो आपका मुंह, आपका चेहरा अलग ही समझ में आ जाएगा कि बंदा गुस्से में है। अगर आप नाराज हो तो आपका अलग तरह का एक्सप्रेशन रहेगा। अगर आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो तो अलग तरह का एक्सप्रेशन रहेगा, है ना। अगर आपको किसी को कोई बात कहनी है तो आप इशारे में भी कहते हो कि चले यार, चलना है बाहर, तो बोलेगा हाँ चलो, मतलब बोलेगा नहीं, ऐसे आंखों से या चेहरे से एक्सप्रेशन कर दोगे, आप उसको ऐसे बुलाओगे जरा, है ना। तो ये क्या है, ये संकेत भाषा है। इसके द्वारा थोड़ा बहुत हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो भाषा का तीसरा रूप है संकेत भाषा। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, और तीसरा है संकेत भाषा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम के ही एक एग्जाम में, सबसे पहले कौन सी आई होगी, मनुष्य के द्वारा इनमें से किस भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया गया होगा, मौखिक का, लिखित का, या संकेत भाषा। सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया होगा, संकेत से मतलब शरीर के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, फेशियल या हैंड जेस्चर्स या बॉडीली मूवमेंट्स के द्वारा एक दूसरे को बताया होगा, या बोलना ही शुरू कर दिया होगा डायरेक्ट, या लिख के बात करता होगा, कैसे किया होगा पहले, सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले जो है वो संकेत भाषा आई होगी। जैसे आप लोग देखते हो ना कि जो पशु होते हैं वो आज भी संकेत भाषा में ही बात करते हैं। उनके पास ना मौखिक भाषा है ना लिखित भाषा है। मौखिक है पर बहुत सीमित है। ज्यादातर जो उनकी भाषा है वो सांकेतिक भाषा होती है। तो मनुष्य ने भी सबसे पहले संकेत भाषा का प्रयोग
किया होगा। भाई जाहिर सी बात है, मौखिक भाषा के लिए तो आपके पास शब्द होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि भाई, अगर मैं कहूं कि ये मोबाइल फोन है, तो ये इस चीज के लिए एक सहमति होनी चाहिए कि इसको सब लोग मोबाइल बोलेंगे, इस चीज को सब लोग चश्मा बोलेंगे, इस चीज को सब लोग बॉटल बोलेंगे। तो ये क्या है, एक सहमति होनी चाहिए। जब तक एक भाषा नहीं होगी, मौखिक रूप में भाषा नहीं आएगी। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो पहले संकेत भाषा आई होगी। आदि मानव जो है वो संकेत में पहले बात करता होगा कि चलो भाई वहां शिकार करने चलना है, फिर ऐसे बताता होगा कि उसको ऐसे पकड़ना है, इस तरह से घेरा बनाओ, इस तरह से बात करता होगा। फिर धीरे धीरे क्या आया होगा, साउंड्स, उसने साउंड बोलना शुरू किया होगा कि अरे मैं तो क बोल पा रहा हूँ, आ बोल पा रहा हूँ, म बोल पा रहा हूँ। फिर उन साउंड्स को जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनाए होंगे और फिर उसको लिखना सीखा होगा कि भाई मैं क के लिए ऐसा शब्द लिखूंगा, मतलब इस तरह का साइन लिखूंगा, मैं ख के लिए ऐसा लिखूंगा, ऐसा। तो ये सब अभी अपन देखेंगे। पर इन तीनों भाषाओं में सबसे पहले जो है वो संकेत भाषा का प्रयोग इंसान ने किया होगा। जाहिर सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत सामान्य बात है, स्वाभाविक बात है। उसके बाद फिर बोलने वाली यानी मौखिक भाषा आई होगी और अंत में लिखित रूप आया। जब मनुष्य बोलना सीखा, उसके पास ध्वनियां हैं, ध्वनियों को जोड़ जोड़ के उसने शब्द बनाए, फिर उसने सोचा होगा कि यार जो मैं बोल रहा हूं इसकी कोई लाइफ नहीं है, अभी बोला अभी खत्म हो गया। तो उसने सोचा होगा कि क्यों ना मैं इसको दर्ज कर लूं, हर साउंड के लिए एक साइन, एक चिन्ह बना लूं कि भाई मैं क बोल पा रहा हूं, इसके लिए मैंने एक ऐसा लिख लिया कि भाई जब भी ऐसा आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखे, मान लेना ये क साउंड बोला गया। जब भी कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे, मान लेना ये त साउंड है। तो फिर उसने हर साउंड के लिए एक चिन्ह बना लिया और इस तरह मौखिक से कौन सी भाषा का विकास हुआ, लिखित भाषा का विकास हुआ। तो सबसे पहले मनुष्य ने संकेत भाषा का प्रयोग किया होगा, उसके बाद फिर मौखिक और अंत में लिखित, स्क्रिप्ट। आप लोग सुनते होंगे कि सब जो हमारे वेद हैं वो भी पहले मौखिक परंपरा में ही कई साल तक आगे चले। जो आप 4 वेदों के बारे में सुनते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये लिखे बहुत बाद में गए हैं। ये इनकी रचना तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ये मौखिक रूप में ही चलते रहे, क्योंकि लिपि नहीं थी लिखने के लिए। लिपि का मतलब है कि मनुष्य बोलना तो जानता था लेकिन लिखना नहीं सीखा था उसने हर साउंड के लिए साइन नहीं बनाए थे। तब तक ये केवल मौखिक परंपरा में ही चले। मैंने आपको बता दिया, आपने अगली पीढ़ी को बता दिया, उस पीढ़ी ने उसकी अगली पीढ़ी को बता दिया, लोगों ने याद कर लिए और इस तरह चलते रहे। जैसे हमारे घर परिवार गांव में आप देखते होंगे लोकगीत होते हैं। लोकगीत होते हैं तो वो क्या होता है, वो कहीं लिखे नहीं जाते, महिलाएं गाती हैं, अगली पीढ़ी की महिलाएं सीख लेती हैं, फिर उनसे अगली पीढ़ी की महिलाएं सीखती है, फिर उनसे अगली पीढ़ी की महिलाएं सीखती है। तो वो एक लोकगीत जो है वो कहीं लिखा नहीं है, कहीं छपा नहीं है, कहीं उसको दर्ज नहीं किया गया किसी किताब या डायरी में। वो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते होते ही कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसी तरह भाषा भी थी। भाषा जो है वो पहले केवल मौखिक रूप में थी, फिर बाद में मनुष्य को समझ में आया कि इस तरह तो ये मुश्किल है, तो उसने कहा कि हम साउंड्स के लिए साइन बना लेते हैं। जैसे मैं अगर क है तो मैं ऐसा लिख दूंगा, ख बोल रहा हूं तो ऐसा लिख दूंगा, ताकि भविष्य के लिए भी इसको संरक्षित किया जा सके। और फिर उस तरह लिपि, लिपि का मतलब ये जो लिखा हुआ रूप है, ध्वनि का लिखा हुआ रूप, इसको लिपि बोलते हैं, स्क्रिप्ट। इस तरह फिर लिपि का विकास हुआ। तो सबसे पहले मनुष्य ने संकेत भाषा का प्रयोग किया, फिर मौखिक का और फिर लिखित का। अभी हमारा यहाँ पर संकेत भाषा से कोई सरोकार नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना, इसलिए मैं इसको कट कर देता हूं। हमको केवल यहाँ पर लिखित भाषा, मौखिक लिखित भाषा, इन दोनों पर फोकस करना है। संकेत भाषा का हमारी एग्जाम के लिए कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए केवल लेना देना का है लिखित और मौखिक, मेन भाषा का। ठीक है, अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे, जो है हमारा वर्णमाला, या जिसको वर्ण विचार भी बोलते हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, लेकिन इसको पढ़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। संधि पढ़ने के लिए, उपसर्ग पढ़ने के लिए, प्रत्यय पढ़ने के लिए, और भी आगे के बहुत सारे टॉपिक हैं, उन्हें पढ़ने के लिए वर्णमाला पढ़ना जरूरी है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई वर्णमाला तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, अनाराम, इमली, ईक, उल्लू, ये आपने बचपन में पढ़ा ही होगा ना, अ आ इ ई उ ऊ, ये सब पढ़ा ही होगा। तो आप बोलेंगे कि भाई ये जो नर्सरी वाली चीज है यहाँ क्यों पढ़ाई जा रही है? नर्सरी की चीज या KG 1 या KG 2 की चीज आपको यहाँ पर इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि वो आपने रटी थी।
समझी नहीं थी। आपको अभी भी नहीं पता है कि दरअसल स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवाद ध्वनियां क्या होती हैं, व्यंजन किस तरह बनते हैं, वो स्वरों से किस तरह अलग है, ये सब आपको अभी भी नहीं पता। ठीक है, तो वहां पर जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं स्कूल में, वो हम क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, आ ई ई उ उ क ख ग घ इंग च छ ज झ इया, ऐसे रट्टा मार लेते हैं और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर हमें उसको समझना है कि वर्ण कितने तरह के होते, वर्ण होता क्या है, पहली चीज तो कि वर्ण क्या होता है, फिर वर्ण कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उसको किस आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, वर्ण बनते कैसे हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन कैसे क्या होते हैं, व्यंजन कैसे बनते हैं, स्वर कैसे बनते हैं, ये तमाम चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी। तो वो जो स्कूल में पढ़ा था उसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, वर्णमाला है वर्ण विचार। देखो, मैंने आपको बताया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण, जिसको और छोटी इकाई में हम बांट नहीं सकते। भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, यहां भाषा का मतलब हिंदी भाषा से, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। ठीक है, फिर वाक्य से छोटी इकाई शब्द होती है। तो सबसे वाक्य से छोटी इकाई फिर शब्द होती है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य। और वाक्य ही वो इकाई है, वाक्य ही वो इकाई है जो भाषा का उद्देश्य पूरा करती है। भाषा का उद्देश्य क्या है, मेरे मन की बात आप तक पहुंचाना, आपके मन की बात मेरे तक पहुंचाना, ये भाषा का उद्देश्य है। और ये पूरा कौन करता है, वाक्य करता है। जैसे अगर मैं लिख दूं इंदौर, ये शब्द है, इंदौर क्या है, शब्द है। मैंने एक शब्द लिख दिया भोजन, ये भी एक शब्द है। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने ये शब्द लिखे तो ये किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं है का मतलब ये है कि ये भाषा के पर्पस को पूरा नहीं कर रहे। भाषा का पर्पस क्या है, मेरी बात आप तक पहुंचाना। अगर मैं ये शब्द लिखूं इंदौर या भोजन, तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। केवल शब्द अगर लिख दूं, या केवल शब्द जो होता है वो भाषा के उद्देश्य को पूरा नहीं करता, जो कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना है। जब तक मैं पूरा वाक्य नहीं लिखूंगा तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं इसमें पूरा वाक्य लिखूं कि मैं कल इंदौर जाऊंगा, या मैंने भोजन कर लिया है, या मैं भोजन कर चुका हूं, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य, और वाक्य ही वो इकाई है जो भाषा के उद्देश्य को पूरा करती है। इसका मतलब हमारी बात या विचार को दूसरे तक पूरी तरह मुकम्मल तरीके से पहुंचाती है। केवल शब्द जो है वो बात को पूरा, मतलब हमारी बात को पूरी तरह कन्वे नहीं करता, मुकम्मल तरीके से मेरी बात आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। इससे कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि यार भोजन के बारे में कुछ बात हो रही है, पर एग्जैक्टली क्या बात हो रही है पता नहीं चलेगा। इंदौर से भी आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि बात इंदौर के बारे में कुछ हो रही है, पर एग्जैक्टली क्या हो रही है ये पता नहीं चलेगा। तो भाषा के उद्देश्य को पूरा कौन करता है, वाक्य करता है। केवल शब्द से आपको पूरी बात पता नहीं चलेगी, कन्वे नहीं होगी आप तक, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा बस। ठीक है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। ठीक है, वाक्य जो है वो कहां से मिलकर बनते हैं, शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो वाक्य से छोटी इकाई क्या हो गई, शब्द हो गई। जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, मैंने भोजन किया, ये क्या हो गया, मेरा शब्द हो, ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। ये सबसे बड़ी इकाई है। ये कहां से मिलकर बना है, तीन शब्दों आपको इसमें दिख रहे होंगे, मैंने भोजन किया,